तो हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आ गए। जैसे कि क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन कहता है कि द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है वो किस में होता है? तो देखिए, द्विखंडन मतलब कि कोई भी चीज़ दो खंड में बटेगा, और वो अलैंगिक है। लैंगिक नहीं मतलब कि संबंध नहीं बना रहा, बाहर में वो हो रहा है, ठीक है। तो वो किस में होता है? तो देखिए यहाँ पे प्लाज्मोडियम ईस्ट अमीबा। तो देखिए अमीबा जो है वो हमेशा आप देखे ही होंगे कि अमीबा का खंडन कैसे होता है, अमीबा का बनावट कैसे होता है, धीरे धीरे करते जाता है तो दो नए नए अमीबा का निर्माण हो जाता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहे हैं कि हाइड्रा में प्रजनन की किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो कौन सा विधि से होता है? तो देखिए मुकुलन विधि से होता है। मुकुलन विधि मतलब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार की हाइड्रा है, तो इसमें मुकुल निकलेगा और ये धीरे धीरे कट जाता है और एक नया बनाएगा, नया मतलब कि हाइड्रा का निर्माण करेगा। इसी को मुकुलन कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? मुकुलन विधि द्वारा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? तो देखिए एक मलेरिया परजीवी जैसे कि आप जानते ही हैं, तो मलेरिया परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया परजीवी का एक रीजन है, ठीक है। तो एक परजीवी कौन है? मलेरिया परजीवी का एक प्लाज्मोडियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है क्या, आप थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। हाँ, जैसे क्या गया, दिया हुआ है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो जो पूर्ण रूप से विकसित अंडाशय जो होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको कहते हैं फल। जो भी अंडा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है उसको हम लोग फल कहते हैं, ठीक है। चलो बाबू लोग आगे बढ़ो। कहता है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जब मिल जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जब दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलन को हम लोग कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आगे दिया हुआ कहता है कि मानव मादा में गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? तो जो मानव मादा है, जो ह्यूमन्स है ना, तो उस ह्यूमन्स वुमेन में गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? तो वो जो होता है बताते चले कि वो होता है फैलोपियन ट्यूब्स जो है उसमें, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब्स जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिम्बवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब्स इसमें होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जनन संचारित रोग है। तो जनन संचारित रोग मतलब कि एक से दूसरे में ट्रांसफर होना, ठीक है, वो कौन सा रोग है? तो देखिए यहाँ पे आपको बताते चलें कि जनन संचारित रोग जैसे कि ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है सिफिलिस, एड्स, गोनेरिया, इनमें से सभी। तो देखिए जनन, जब तक आप इसमें एक जन से दूसरे जन में जब उसी को जनन संचालित रोग कहते हैं। तो जनन संचालित रोग देखिए यहाँ पे सिफिलिस जो है वो भी जब एक दूसरे के संपर्क में आइएगा तभी दूसरे में ट्रांसफर होता है। एड्स वही कहानी है और गोनेरिया भी सेम प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु, तो उभयलिंगी जंतु कौन सा है? तो देखिए उभयलिंगी जंतु जो है, उभयलिंगी कहते हैं किसको? कि सब कार्य एक ही जंतु के सब क्रिया कर लेगा, ठीक है। वो जो है आपका देखिए यहाँ पे केचुआ हो जाएगा। कौन सा होगा? केचुआ होगा, ठीक है। आगे देखिए उड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो उड़हुल जो है आप जानते हैं कि द्विलिंगी है, उसमें दोनों लिंग पाया जाता है उड़हुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव में ऑटोसोम की संख्या जो होती है वो 22 जोड़े होते हैं। कितना होते हैं? आप यहाँ पे तो 22 जोड़े को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। 22 जोड़ा होता है, ठीक है, या फिर इसको 22 दूनी 44 होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है और यहाँ पे गुणसूत्र कितने होते हैं अगर वो पूछा जाए तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि 46, ठीक है, 23 जोड़ा। गुणसूत्र पूछेगा तो आप ये बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आपका सही आंसर ये है। आगे भी प्रश्न आपको गुणसूत्र वाला देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आगे कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुनाव किया? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो पौधा का चुनाव किया था वो कौन सा था? तो आप सभी जानते हैं कि मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो मटर का पौधा था। कौन सा पौधा था? मटर का पौधा। तो आपका सही आंसर कहाँ है? यहाँ पे है मटर का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्मक होते हैं? तो युग्मक मतलब जोड़ा। अगर संख्या बोले तो आप इसमें टिक लगाएंगे, लेकिन अगर इस जगह पे देखिएगा युग्मक है, अगर युग्मक मतलब जोड़ा होता है, युग्म मतलब जोड़ा होता है, ठीक है। तो कितने जोड़े होते हैं या युग्म होते हैं? अगर यहाँ पे कह देगा गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है तो आप 46 लगाएंगे, लेकिन सही आपका आंसर कौन सा होगा? सही आंसर आपका 23 होगा। कौन सा होगा बाबू लोग? 23 होगा। बात को सुनिएगा, अगर कोई साथी अगर आप देख रहे होंगे कि सिर्फ टिक लगा रहा है वही, तो आपका सही आंसर ये है, ठीक है। सही आंसर आपका ये है, सही आंसर ये है, सही आंसर ये है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मानव के स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मानव है जो ह्यूमन्स हैं उनके वुमेन्स में कौन सा लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन्स में जो होता है वो XX पाया जाता है, ठीक है। और XY गुणसूत्र जो किसमें पाया जाता है? वो पुरुष में पाए जाते हैं। तो स्त्री की बात है तो स्त्री का ही हम लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए आगे कहता है
यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है डार्विनवाद। क्या कहलाएगा बाबू लोग? डार्विनवाद कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उपार्जित लक्षणों का वंशागति मतलब कि वंशागति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो उपार्जित लक्षण जो है एक वंश से दूसरे अंश में वंश में जाए या नहीं जाए, इसके बारे में किसने बताया था? तो ये भी जो बताया था वो लामार्क ने कहा था। किसने कहा था? लामार्क ने, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ, ठीक है, लामार्क ने कहा था। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो कीट के पंख और चमगादड़ के पंख, ये दोनों पंख समवृत्तीय अंग कहलाएंगे, ठीक है, समवृत्तीय अंग कहलाएंगे। तो देखिए जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो सूर्य है, ठीक है। कौन सा है? सूर्य ही होगा। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा होगा? सूर्य होगा, ठीक है। चलिए आपका सही आंसर सभी प्रकार के ऊर्जा स्रोतों का स्रोत है। तो सभी प्रकार के ऊर्जा स्रोतों का स्रोत जो है वो सूर्य ही है। क्या है? सूर्य ही है, ठीक है, सूर्य। नेक्स्ट है, देखिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये देखिए आपको इसमें जितना भी प्रश्न बताया गया सभी इंपॉर्टेंट सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवनों का न्यूनतम वेग क्या होनी चाहिए? तो जो पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए वो 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर चलती है तो हम लोग वहाँ से पवन ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए इस जगह पे है 15 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखिए कि उस युक्ति का नाम क्या है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मतलब कि सोलर सिस्टम आप देखे है ना, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो करते हैं उसको सोलर सेल कहते हैं। सोलर सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, सोलर सेल जो है सूरज को बिजली में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ क्या कहता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस, ये इजी प्रश्न है, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। चलो इसका आंसर बता देते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, 5 जून और 5 मई में, 5 जून को ही मनाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है कौन? तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहलाता है? तो प्रथम उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, ठीक है। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में कौन सर्वाहारी है? तो निम्नलिखित में कौन सर्वाहारी है? तो वो है कुत्ता, जो सब कुछ खाता है, मांस भी खाता है, घास भी खाता है, ठीक है। शेर तो सिर्फ मांस खाता है, लोमड़ी भी मांस और हिरन घास, लेकिन कुत्ता सब कुछ खाता है, दोनों मांस और घास दोनों खा सकता है, इसलिए वो सर्वाहारी है। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो उत्पादक कौन है? तो उत्पादक जो कहलाएगा वो घास कहलाएगा, ठीक है। देखिए सर्प जो है सो आप देख सकते हैं कि सर्प है वो उत्पादक करता नहीं, मेढक, ग्रास हॉपर ये सब नहीं होगा, लेकिन घास जो है वो उत्पादकता कहलाएगा, ठीक है, घास। नेक्स्ट है कि परिस्थिति की तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। क्या है? सूर्य का प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आगे चलिए, आगे दिया हुआ है, कहता है कि वायु में कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? तो वायु में कौन सा प्राकृतिक संसाधन है वो आपको बताना है। तो वायु में कौन सा प्राकृतिक, वायु में जल या फिर अदर है? तो देखिए वायु में जो है निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो निम्नांकित में देखो, यहाँ पे निम्नांकित में जो प्राकृतिक संसाधन है वो सभी है। तो यहाँ पे देखिए वायु है, जल है, मृदा है, ये सभी होंगे, ठीक है। थोड़ा सा प्रश्न पढ़ने में दिक्कत हुआ। आगे दिया हुआ है कैलिफॉर्म सूक्ष्मजीव की संख्या किसके प्रदूषण का मापदंड है? तो कैलिफॉर्म सूक्ष्मजीव जो है जब जल में ये मिल जाएगा, ठीक है, तो जल प्रदूषित हो जाता है। तो कोलिफॉर्म जो है वो जल प्रदूषण का एक मापदंड है। तो कौन सा है? जल प्रदूषण का, ठीक है। वन संपदा का एक उदाहरण है। तो वन और संपदा का एक एग्जाम्पल्स जो है वो लकड़ी है, ठीक है। तो बताते चले कि देखिए किस प्रकार की अभिक्रिया है। जब एकल पदार्थ टूटकर 2 भागों में बढ़ता है उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन जब 2 पदार्थ मतलब 2 पदार्थ जुड़कर एक ही बनाएगा उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बाबू लोग? संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है कि देखिए इधर अकेले पदार्थ है, मतलब कि जैसे यहाँ जल अलगे बना हुआ है ना 2H2O, ये जो बना हुआ है उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन जैसा ये था कर उल्टा है, इधर वाला टूट के देखिए यहाँ पे 2 भागों में विभक्त हो गया है। तो अभी आपको बताया कि जब 2 पदार्थ संयोग होकर मिलकर बनाता है, 2 पदार्थ जुड़कर बनाता है उसको संयोजन कहते हैं। और जब एकल पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त हो जाएगा या बढ़ जाएगा उसको हम लोग वियोजन कहते हैं। तो देखिए इसका भी सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है 1 में। आगे दिया हुआ है वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है, कहता है क्या, देखो कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी कहते हैं। लेकिन श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, वो क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन भी ऊष्माक्षेपी ही अभिक्रिया है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कहता है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, तो ऑप्शन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो आपको बताते चले कि सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो श्वेत होता है। क्या है, श्वेत। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है विरंजक चूर्ण, है ना, क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा। ऑप्शन जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, बड़े बड़े ऑप्शन अक्षरों में दिया हुआ है, इसमें से आपको कमेंट करके बताना है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा, CaO2। ठीक है, तो CaO2 देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए बुझा हुआ चूना का सूत्र। देखिए ये जो प्रश्न है ना, जो यहाँ से हम बता रहे हैं, इसमें जो भी बताएं साथियों, ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड परीक्षा में इसी के अंदर से एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा, जहाँ से एक ना एक नहीं बहुत सारा प्रश्न पूछा जाएगा। आप ये दिमाग में रखिए कि एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। लॉन्ग में पूछे, शॉर्ट में पूछे, कहीं भी पूछे, लेकिन पूछेगा। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल 2। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल 2। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या था, अभी आप याद किए कि देखिए यहाँ पे CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण है। ठीक है, इस जगह पे आप देख पा रहे होंगे विरंजक चूर्ण। आगे बढ़िए, आगे दिया हुआ है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र है, तो बेकिंग सोडा जो है खाने वाला सोडा जिसको हम लोग कहते हैं, तो खाने वाला सोडा का सूत्र क्या है, तो खाने वाला सोडा का सूत्र है आपका Na, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, तो NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 जो ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है। आगे देखिए कि सोडियम अम्ल अग्निशामक में उपयोग होता है, तो जो सोडा और अम्ल अग्निशामक में उपयोग होता है, तो किस लिए होता है, तो देखिए बता दें कि ये जो होता है आपका बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक में। ठीक है, कौन सा सोडा का प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा। कौन सा सोडा, बेकिंग सोडा का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, धोने का सोडा का सूत्र क्या है, तो धावन सोडा का सूत्र क्या है। अभी तो हम लोग बनाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा के बारे में देखिए, अब यहाँ पे धावन सोडा का देखिए, यहाँ पे धोने वाला सोडा, तो धोने वाला सोडा का होता है Na2CO3 × 10, जिसको हम लोग कहते हैं डेका H2O। ठीक है, 10H2O जो ऑप्शन नंबर इसमें आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2 में है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो आधा यहाँ पे देखिए, इस जगह पे यहाँ पे देखिए, हाँ दिया हुआ है ना, कैल्शियम सल्फर, यहाँ पे देखिए इस जगह पे दिया हुआ है CaSO4 × ½ H2O, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि शरीर में भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है, तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो बताइए कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये जो अभिक्रिया है साथियों वो वियोजन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। शरीर की अम्लता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है वो बताना है आपको। शरीर की जो अम्लता है उसको दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो जो शरीर की अम्लता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो होता है बेकिंग सोडा का विलयन। क्या चीज़, बेकिंग सोडा का विलयन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कमरे के ताप पर द्रव धातु है, तो कोई भी धातु जो वैसी धातु जो कमरे के टेम्परेचर पर या ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो कौन सा है, वही तो पूछ रहा है, बताना है आपको कि कौन सा है जो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो है Hg। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखिए, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु कौन सा है, तो ऊष्मा का जो ऊष्मा है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है वो आपका है, आपका जो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कॉपर। कौन सा है, कॉपर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अधातु जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, एक वैसी अभी धातु और एक अधातु, तो यहाँ पे अधातु के बारे में बात कर रहे हैं। एक वैसी अधातु जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है वो है आपका नाइट्रोजन। ठीक है,
चलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सीनाबार किस धातु का अयस्क है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीनाबार जो किस धातु का अयस्क है तो पारा का है, Hg। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू लोग? इसका सही आंसर Hg हो जाएगा। ठीक है, Hg। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, कार्बन का अपरूप जो विद्युत का सुचालक होता है, कार्बन का जो अपरूप है जो विद्युत का सुचालक होता है उसको क्या कहते हैं? तो वो क्या मतलब कौन सा कार्बन का एक अपरूप है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो वो क्या है? वो ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 2 में दिया हुआ है। ठीक है, चाकू से काटा जा सकने वाला धातु कौन सा है? तो चाकू से जिसको आसानी से काटा जा सकता है, आप लोग बचपन से ही याद कर रहे होंगे, क्लास 6 से ही रट रहे होंगे इसको। चाकू से जो आसानी से काटा जा सकता है वो सोडियम है। कौन सा है? सोडियम। सोडियम, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सबसे अधिक आघातवर्धन्यता धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक आघातवर्धन्यता धातु जो है उस धातु का नाम है लोहा, एल्युमिनियम, सोना और पीतल, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आघातवर्धन्यता तो सबसे अधिक है तो सोना। ठीक है, सोना ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होता है। ये आप सभी जानते ही हैं। कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है कि केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? जिसमें सिर्फ कार्बन रहेगा, C और H यही दोनों रहेगा, उसको क्या कहते हैं? तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहेंगे? जैसे सपोज मान लीजिए C3, एक एग्जांपल दे देते हैं आपको, C3H6 है। देखिए इसमें सिर्फ कार्बन है और इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार के समूह को, इस प्रकार के यौगिक को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के यौगिक को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं बाबू लोग? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। यहाँ पे दिया हुआ, और देखिए ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। एल्केन ठीक है का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो देखिए CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो कन्फ्यूजन बच्चे में ये होता है कि यहाँ पे देखिए ये एल्केन, एल्किन, एल्काइन 3 चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ तीनों का फॉर्मूला सेम है, आप देख पा रहे होंगे सब में ऑप्शन सेम ही लिखा हुआ है, सब में ऑप्शन सेम लिखा हुआ है तीनों सूत्र में। बच्चे को दिक्कत यहाँ पे होता है एल्केन। जब आप देखिएगा, जब आप कैन, कीन और काइन, ठीक है, ये 3 चीज़ लिखे हैं। ये सिर्फ कैन लगा हुआ लास्ट में रहेगा, ये आकार और ना लास्ट में लगा ही रहेगा, लकार और लास्ट में ना, और यहाँ पे ये हर्षई की दीर्घई की मात्रा और ना ये लगा ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कमेकर का और ई और ना, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सभी वर्ड लास्ट में आपको दिखने के लिए मिल ही जाएगा। जब आप इस प्रकार के यौगिक को देखेंगे तो उसका नामकरण कैसे करेंगे? तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। इसका क्या होता है? ये होगा। एल्किन का ये होगा और एल्काइन का ये होगा। मतलब समझ में आया कि एल्केन में +2 होगा, एल्किन में कुछ नहीं होगा और एल्काइन में -2 होगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर देखो यहाँ पे ध्यान से एक बार देख लेते हैं, ठीक कर देते हैं। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 और एल्किन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2 ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ वो H प्रकार्यात्मक समूह का नाम बताइए। तो आप देखिए आपको बता दें कि प्रकार्यात्मक समूह का एक स्पेशल वीडियो अपलोड किया गया है, आप जाइए और देखिए, इसे आप अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो वो H प्रकार्यात्मक समूह का नाम क्या है? तो नामकरण जब इसका करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं एल्कोहल ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहते हैं? कौन सा समूह है आपका? एल्कोहल, जो ऑप्शन नंबर ये में ही दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, कुछ प्रश्न और है हम लोग देख लेते हैं। तो दिया हुआ है क्या, देखिए आवर्त सारणी जो चैप्टर नंबर आपका 5 है उससे प्रश्न दिया है ये। ठीक है, तो कहता है कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ को क्या कहते हैं? तो उद्ग्रह स्तंभ को कहते हैं समूह। क्या कहते हैं बाबू लोग? समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्ति को क्या कहते हैं? जो खड़ा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। ठीक है, पीरियड जिसको कहते हैं आवर्त कहते हैं। मतलब ऐसे रहेगा इसको हम लोग समूह कहेंगे, और ऐसे खड़ा रहेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? आवर्त कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग समूह, इसको हम लोग आवर्त कहते हैं। आगे देखिए दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं।
आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसमें है परमाणु संख्या। मेन पॉइंट है, जैसे कि अभी आप आधुनिक आवर्त सारणी याद किए होंगे कि जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से आप जब याद किए होंगे तो कैसे याद किए? तो आप एक सीरियल वाइज याद किए होंगे ना कि हाइड्रोजन में कौन है, मतलब कि 1 नंबर पे कौन है? हाइड्रोजन। 2 में कौन है? तो यहाँ पे हीलियम। 3 में कौन है? लिथियम। 4 में कौन है? कार्बन। इस तरह से आप याद किए हैं ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4 में कार्बन नहीं है, बेरिलियम है, ठीक है, और कार्बन 6 में है, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? जैसे कि वर्गों, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या जो है वो 18 है। कितने समूह है? 18 समूह है और 7 आवर्त हैं, ठीक है। समूह कितना? 18। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक। पर तो देखिए परजीवी पादप का एग्जाम्पल जो है वो कसकुटा है। क्या है बाबू लोग? कसकुटा, जो ऑप्शन ये में दिया हुआ है, ठीक है, कसकुटा। अब कुटपात किस में पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुटपात किस में पाया जाता है? तो कुटपात जो पाया जाता है वो आप सभी जानते हैं और ये वीवीआई प्रश्न है और इससे रिलेटेड भी 5 नंबर 3 नंबर में इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप कुटपात किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आप सभी याद किए होंगे कि दीर्घरोम जो है वो छोटी आंत में पाए जाते हैं। कहाँ पे? छोटी आंत में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि वसा का छोटे छोटे कणों में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो वसा का छोटे छोटे कणों में विभाजित होना कहलाता है पायसीकरण, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि अमाशय में एंजाइम पाया जाता है। तो अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो अमाशय में जो एंजाइम पाया जाता है वो पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। क्या होता है? पेप्सिन, जो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अमाशय में जो अम्ल पाया जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए यहाँ पे जिसको हम लोग HCl भी कहते हैं। क्या कहते हैं? HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ, क्या कहता है कि वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो वसा के पाचन के लिए जो एंजाइम उत्तरदायी है वो जो आपका है वो लाइपेज नामक एंजाइम है, ठीक है। तो चलिए लाइपेज देखिए यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, लाइपेज नामक एंजाइम। फिर कहता है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो मनुष्य के पाचन तंत्र में जो भोजन का अवशोषण होता है, अब सबसे जो बड़ी आहार नली है वो छोटी आंत है, ठीक है, तो उसी में अवशोषण होता है। किसमें? जिसमें क्षुद्रांत पाए जाते हैं, उस जो छोटी आंत है तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो वायु कोष्ठक में होता है। कहाँ पे होता है? वायु कोष्ठक में होता है, ठीक है, वायु कोष्ठक में होता है। तो ग्लूकोज के एक अणु के किण्वन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ग्लूकोज के एक अणु के किण्वन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो देखिए ये क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले क्या कह रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु है, ठीक है, और उसको किण्वन विधि से उसमें क्रिया करवाया जा रहा है, तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? तो आपको बता दें कि किण्वन विधि से जब इसमें अभिक्रिया करवाया जा रहा है या वो काम करवाया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो 25 किलो कैलोरी, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ इतना उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या दिया हुआ है कि श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है? तो श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ जो है वो है पायुर्वेट या जी हाँ, लैक्टिक अम्ल नहीं होगा, पायरुविक अम्ल जो है दिया हुआ है, ठीक है, पायरुविक अम्ल जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखिए, जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के हृदय एक 4 कोष्ठक उसमें 4 कोष्ठक होते हैं। तो आप चलते चलते ये भी आप बता सकते हैं कि कछुआ के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, ठीक है, कछुआ के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। कितना होता है? 4 पाया जाता है। तो आपका सही आंसर कहाँ पे है बाबू लोग? ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, 4 होगा, ठीक है। लसिका का रंग क्या होता है? तो लसिका देखिए, सबसे पहले लसिका देखिए, तो लसिका जो है उसका रंग जो होता है ना वो हल्का पीला होता है। क्या होता है? हल्का
पीला होता है। तो आपका सही ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। रक्त में यूरिया कहाँ से प्रवेश करता है? तो जो रक्त है उसमें यूरिया का जो प्रवाह या फिर एंट्री जो करता है वो कहाँ से करता है? तो ये कहाँ से करता है? तो देखिए ये जो यकृत है ना, यकृत से यूरिया रक्त में एंट्री मारता है, प्रवाह करता है या प्रवेश करता है। ठीक है। अब पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन कौन करता है, किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल तथा खनिज लवण का जो संवहन किया जाता है वो फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। तो आप हमें बताएंगे कि जाइलम के द्वारा क्या होता है। चलिए आगे देखिए कि पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में पत्तियों द्वारा बने भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? तो अभी आपको बताए कि खनिज और लवण का संवहन तो फ्लोएम कर रहा है, तो फिर भोजन का संवहन कौन करेगा? तो फ्लोएम ही करेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? फ्लोएम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि कौन कौन उत्सर्जी अंग है? तो इनमें से कौन उत्सर्जी अंग है? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन देखिए, साफ साफ अक्षरों में देख रहे हैं, वृक्क जो है वो है। ठीक है, कौन सा है? वृक्क होगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या हो जाएगा? आपका विक्राणु हो जाएगा, विक्राणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट को देखिए कि वृक्क की संरचना, रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो है वो है नेफ्रॉन। क्या है बाबू लोग? नेफ्रॉन। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। आगे देखो, मूत्र में अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है? तो जो मूत्र है उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो अपशिष्ट पदार्थ जो है वो यूरिया है। क्या है? यूरिया। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो गया? आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यूरिया। मानव में डायलिसिस थैली है, तो डायलिसिस थैली जो मानव में पाया जाता है वो है नेफ्रॉन। ठीक है, क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होता है? तो आपके दिमाग में अलग अलग प्रकार की सूचनाएं किस रूप में जमा होता है, संचित होता है, वो आपको बताना है। तो जैसे कि ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कि चेतना, जी हाँ चेतना ऑप्शन दिया हुआ पहले में ही, इस रूप में संचित होता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ये बहुत वीवीआई प्रश्न है। तो दो तंत्रिका तंत्र है, इसके बीच में कुछ जगह है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। गुड, वेरी गुड, सिनेप्स। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। एक्सोन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार पदार्थों के बने आवरण को क्या कहते हैं? तो एक्सोन के चारों तरफ बने श्वेत चर्बीदार पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है माइलिन। माइलिन, ठीक है, माइलिन सीथा। हाँ, माइलिन सीथा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दिया हुआ है न्यूरॉन के किस भाग में संवेदन का विद्युत आवेश परिवर्तित हो जाता है? तो किस में होता है? तो ये जो होता है वो साइटोन में होता है। कहाँ पे होता है? साइटोन में। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। फिर कहता है कि मेरुरज्जु निम्न में से किससे निकालती है? तो मेरुरज्जु निम्न में से किससे निकालती है? तो मेड्यूला को निकालती है। किसको निकालती है? मेड्यूला। ठीक है, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। चलो आगे देखो, पादप हार्मोन का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है? तो पादप हार्मोन का एग्जाम्पल जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो देखिए इंसुलिन, एस्ट्रोजन, एडिनिन और ऑक्सीज है ना, ऑक्सीन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया गया, लेकिन बट यहाँ पे ऑक्सीन होगा। ठीक है, ऑक्सीन जा नहीं होगा, ऑक्सीन होगा। ठीक है, ऑक्सीन। तो ये ऑक्सीन जो है वो पादप हार्मोन है। ये तो जंतु हार्मोन, बट ये जो है ऑक्सीन जो है वो पादप हार्मोन। इस जगह पे थोड़ा सा गलत टाइपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि प्रकाश की ओर प्रोरह की गति कहलाती है। तो प्रकाश की ओर प्रोरह की गति क्या कहलाती है?
क्या कहलाती है? तो प्रकाश अनुवर्तन। तो जैसे प्रकाश की ओर बढ़ेगा तो प्रकाश अनुवर्तन, जल की ओर बढ़ रहा है जलानुवर्तन, रसायन की क्रिया हो रही है तो उसमें रसायनुवर्तन, गुरुत्वावर्तन की नीचे की ओर बढ़ रहा है तो गुरुत्वावर्तन। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखिए, इसका प्रकाश अनुवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कि पराग नलिका की अंडाणु की ओर वृद्धि निम्न के कारण होते हैं। तो पराग नलिका के अंडाणु की ओर वृद्धि निम्न के किस कारण से होते हैं? तो पराग नलिका की अंडाणु किसके कारण से होता है बाबू लोग? तो वो होता है रसायनुवर्तन के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? रसायनुवर्तन, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नर हार्मोन है, इनमें से कौन सा नर हार्मोन है? तो आप जानते ही हैं कि नर हार्मोन जो है वो है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और यहाँ पे पाराथायरॉइड, तो एक हार्मोन का नाम पूछा गया, तो ये नर हार्मोन है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो वीडियो जैसे कि लंबा हो रहा है तो वीडियो को हम लोग क्या करते हैं कि यहीं पर रख देते हैं, और नेक्स्ट और भी प्रश्न है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे कुछ समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन नए वीडियो लेकर। तब तक आपसे विदा लेते हैं, जय हिंद। लेकिन आप लोग इस वीडियो को एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।